राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके टीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया हुआ है और दिया हुआ है आपको एक की। उस की के बाद जितने नंबर अगर हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको की दिया हुआ है 1, तो इस 1 के नाम 1 के बाद कुछ कुछ नंबर अगर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इस 1 के बाद अगर हो रहा है एक बार 100, फिर अगेन 1 है, और अगेन 1 के बाद 100 आ रहा है। तो इस की के बाद जितने नंबर अकर हो रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, आपको उस नंबर को रिटर्न करना है। जैसे कि इस एग्जांपल पे आते हैं, यहाँ पर आपका की दिया हुआ है 2, तो ये आपका इट इज इक्वल टू की, तो इसके बाद एक आपका नंबर आ रहा है 2, ठीक है। तो एक बार आया 2, फिर अगेन ये भी आपका की के इक्वल है, तो इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2। फिर अगेन ये आपका की के इक्वल हो गया, तो इसके बाद वाला नंबर जो है उसका अपन को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, राइट। तो ये अगेन 2 ही है, तो इसका फ्रीक्वेंसी अगेन 2 का बढ़ा देते हैं, 3 कर देते हैं। आप यहाँ पर आए अगेन, ये भी की के इक्वल है, तो इसके बाद वाला जो नंबर है, की के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ाना है। तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 है, तो 3 का फ्रीक्वेंसी अपन बढ़ा देंगे, पहले से तो कुछ था नहीं, तो इट विल बिकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2, मतलब आपका की जो है, की के बाद दो नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एक बार एक नंबर है जो आ रहा है वो है 2, जो 3 बार आ रहा है, और एक नंबर है 3 जो कि एक बार आ रहा है। तो आपको जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसको आपको रिटर्न करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा बहुत भी हैशिंग जानते हैं तो इसको आराम से कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा प्यारा सा इम्प्लीमेंटेशन का सवाल था। अब इसको मैंने किस तरीके से कोड में इम्प्लीमेंट किया है मैं उसको बता देता हूँ। एग्जाम्पल से आप खुद से देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल था 100, 103 कहीं बीच में डाल दो, ठीक है। तो ये मैंने एक मैप बना लिया जिसमें मैं स्टोर करूंगा कि मेरे की जहां पर भी आ रहा है तो उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो इसका जो की होगा इस मैप का, दैट विल बी टारगेट नंबर, जो यहाँ पर टारगेट से जिस नंबर को डिफाइन किया ना, कि मेरा की के बाद जो नंबर आ रहा है उसको, और ये जो वैल्यू होगा ये स्टोर करेगा टारगेट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगेन आगे बढ़ते चलते, और ये है हो गया मेरा आंसर। ये मेरा वेरिएबल जो है वो मेरा आंसर स्टोर करेगा, मुझे रिटर्न करना है कि मोस्ट फ्रिक्वेंट की के बाद का नंबर कौन सा है, और ये स्टोर करेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। इट विल हेल्प अस डिस्टिंग्विश कि कौन सा टारगेट सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो अगेन हम पूरे नम से में इटरेट करेंगे, ठीक है। और अगर आपका ये जो नंबर है, जो भी नम से का नंबर है वो की के इक्वल है, तो इसके बाद वाला जो भी नंबर है उसका आप एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। और ऑर्डर्ड मैप किस तरीके से काम करता है, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा। हैशिंग वाले प्लेलिस्ट में हमने बहुत अच्छे से बात किया है पीपीसी का। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका फ्रीक्वेंसी एक बढ़ा देना है। अगर बाय डिफॉल्ट उसका पहले से कुछ भी स्टोर नहीं था तो बाय डिफॉल्ट उसका 0 आता है। तो अगर वो पहले से की स्टोर नहीं था तो उसका की इनिशियलाइज हो गया 0, और प्लस प्लस आप करोगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे कि इसी एरे में आप ट्रेड करो, तो सबसे पहले आपको ये की के इक्वल मिला, तो उसके बाद आप स्टोर करो एम ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस 100, और उसको प्लस प्लस कर रहे हो, इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 था, अब उसको आप प्लस प्लस करोगे ये 1 हो गया। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू की, दिस इज नीदर इक्वल टू की, नाउ दिस इज इक्वल टू की। तो इसके बाद वाला जो नंबर है उसका फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा दो, इसका फ्रीक्वेंसी आप कर दो प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब आप क्या करो, आप इस मैप में इटरेट करो जो जो नंबर आपको मिले हैं की के बाद, और अगर उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पिछले नंबर जो आपने स्टोर किया था उससे, तो आप क्या कर दोगे, उसको अपडेट कर दोगे आंसर को id डॉट फर्स्ट से, और फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको आप अपडेट कर दोगे it डॉट सेकंड से, और आफ्टर इटरेटिंग इन द मैप जो भी आपका आंसर होगा आप उसको रिटर्न कर दोगे। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, इसका मतलब कि आपको हैशिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसके लिए आप हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स वाले हैशिंग के प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चे लगने लगेंगे। वेल, आज का दूसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या है कि आपको एक नम्स एरे दिया हुआ है, उस नम्स एरे में कुछ कुछ नंबर्स होंगे इंटीजर के फॉर्म में। उस इंटीजर जो होंगे उसमें कुछ कुछ डिजिट से मिलकर वो इंटीजर बना होगा। वो डिजिट जो दिखते हैं वो है नहीं,
ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको 9 दिख रहा है, तो इस 9 का वैल्यू 9 नहीं है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो मैप में वैल्यू स्टोर्ड है ना, वो है वो नंबर, वो डिजिट। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो आप क्वेश्चन पढ़ के ही आए होंगे। जैसे कि यहाँ पर 9 है, तो 9 के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो मैपिंग है ना, वो डिजिट है 9। तो यहाँ पर 9 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मैपिंग है? 6। अगेन आप यहाँ पर जाओगे तो इस 9 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मैपिंग है? 6। अगेन आप 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे कौन सा मैपिंग है? 9। ठीक है, फिर अगेन आप आगे बढ़ो, ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा मैपिंग है? 0। और अगेन 3 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 0। और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है मैपिंग में? 7। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मैपिंग है? 0। 8 के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग है 7। ठीक है, तो ये इसका काइंड ऑफ दिखाने वाला वैल्यू है, और ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू इसका निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से आपको इस एरे को सॉर्ट करना है। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसका भी वैल्यू 7 है, इसका भी जो एक्चुअल वैल्यू है उसका भी वैल्यू 7 है, और इसका भी एक्चुअल वैल्यू 7 है। तो अगर कोई ऐसा केस होता है कि दो का वैल्यू सेम हो रहा है, तो उसमें एक्चुअल एरे में जो पहले आया था उसको आपको सॉर्टेड एरे में भी पहले रखना है। बस इतना सा बात है, और बस इतना सही बात है। तो ये जितना आसान दिख रहा है उतना ही आसान कोड है, क्वेश्चन है। और बस इसका इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि आपसे थोड़ा एज केस छूट जाए। जैसे कि अगर आप इसको कन्वर्ट करो, हो सकता है कि ये इंटीजर ओवरफ्लो दे दे। हो सकता है आप उसमें स्ट्रिंग से कन्वर्ट करो तो एसटीवाई उस पर काम नहीं करे, क्योंकि वो स्ट्रिंग सॉरी वो इंटीजर से ज्यादा आगे भाग जा रहा है। ठीक है, और अगर आप उसको इंटीजर में स्टोर करोगे तो इंटीजर ओवरफ्लो दे देगा। बस यही सारे कुछ कुछ एज केसेस हो सकते थे, हो रहे थे, जिसके चलते मेरा भी थोड़ा सा डिले हो गया था। अगर आपके साथ भी हुआ हो तो डू कमेंट इट आउट, विल लाइक टू हियर आप क्या गलती कर रहे थे। जैसे कि इस केस में एक बार फिर से देख लेते क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 मैपिंग। तो बेसिकली ये जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो नंबर दिख रहे हैं वही नंबर एक्चुअल में है। जैसे कि यहाँ पर 7 दिख रहा है तो ये एक्चुअली में 7 है। 8 दिख रहा है तो एक्चुअली में 8 है। यहाँ पर एक्चुअली में 9 है। यहाँ पर एक्चुअल में 4 है। यहाँ पर एक्चुअल में 5 है, 6 है। ये है 1 2 3। तो जब हम इसको एक्चुअल वैल्यू के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे तो ये 1 2 3 सबसे आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 4 5 6, फिर आ जाएगा ये 7 8 9। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 5 6, और ये हो जाएगा 7 8 9। ठीक है, सो दैट्स इट, बस आपको यही करना है। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, मुझे उम्मीद है कि आप अगर हैशिंग किए हैं तो इसको आसानी से कर पा रहे होंगे। और अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे हैशिंग के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने मैप से इनिशियलाइज किया, सॉरी मैप में सब स्टोर करूंगा मैं, क्योंकि मैप जो है मेरा ऑर्डर मैप, उसमें सब कुछ सॉर्टेड वे में ही स्टोर होता है। तो जो भी की होगा, और ये की क्या है यहाँ पर, की है मेरा यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका एक नंबर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर की की तरह एक्ट करेगा। और ये वेक्टर में मैं क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक्चुअल वैल्यू बहुत सारे नंबर का एक्चुअल वैल्यू सेम हो सकता है। जैसे कि हमने 338 वाले केस में देखा, 338 का भी वैल्यू 7 था और 38 का भी वैल्यू 7 था। ठीक है, तो यहाँ पर 338 पहले आया था तो आपको पहले स्टोर करना था। तो हम क्या करेंगे, एरे में शुरुआत से इटरेट करेंगे। तो अगर आपको 7 वैल्यू मिल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप 338 स्टोर कर लो वेक्टर में। वेक्टर में आप स्टोर कर लो 338। फिर अगेन आप आगे बढ़ो, फिर आपको 38 मिला, इसका वैल्यू 7 आ रहा है, तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो की वैल्यू स्टोर्ड है मैप में, उसमें आप इसको स्टोर कर लो 38 को। ठीक है, तो इसी तरीके से काम चलते जाएगा। तो यहाँ पर इससे मैंने वेक्टर बना लिया, क्योंकि हो सकता है मुझे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, और इसमें आप इंश्योर्ड रह सकते हो कि आपको जो भी नंबर मिलेगा वो इंटीजर के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन बी श्योर अबाउट दैट। अब फिर मैंने क्या किया है, मैंने बस नम्स एरे पे इटरेट किया है और हर एक नंबर को उसके एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट किया है, और उसके एक्चुअल वैल्यू को मैंने मैप में स्टोर किया है। बस ये इतना से इतना जो कोड है, बस उसी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो नम्स ऑफ आई है उसको मैंने मैप में स्टोर कर लिया, सॉरी एक्स में स्टोर कर लिया। अगर वो नंबर एक्चुअल में 0 है तो मैंने मैपिंग में उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है वैल्यू एक्स का स्टोर कर दिया उसमें। ठीक है, और यहाँ पे से कंटिन्यू कर दिया। एल्स मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को डिजिट बाय डिजिट ब्रेक करना पड़ेगा। तो यही मैंने काम किया है, डिजिट बाय डिजिट ब्रेक किया है। जैसे कि 783, तो यहाँ पर सबसे पहले मॉड्यूलो 10, मतलब ये सब तो आपको आता ही होगा। मॉड्यूलो 10 सबसे पहले 3 टूटेगा, और ये हो जाएगा बाई 10 में 78। फिर अगेन आप जब मॉड्यूलो 10 करोगे इसका, तो ये टूट के आएगा 8,
और ये नंबर बच जाएगा 7। अगेन जब इसका मॉड्यूलो 10 करोगे तो ये नंबर निकल के आएगा 7 और ये हो जाएगा टूट के 0। ठीक है, तो ये आपका स्टोर हो जाएगा टेम्प वाले वैल्यू में, वेक्टर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्चुअली में आपका नंबर था 789 पर ये नंबर 783 पर ये स्टोर कैसे हुआ है 387। तो आपका नंबर एक्चुअली में जो था वो डिजिट बाय डिजिट उल्टा होकर स्टोर हुआ है। तो या तो आप इस वेक्टर को आप उल्टा कर सकते हैं टेम्प को, या फिर आप उल्टा इटरेट कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, या फिर उल्टा इटरेट कर सकते हो। मैंने उल्टा इटरेट किया और फिर उस नंबर को मैंने कन्वर्ट कर दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल नंबर है। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लॉन्ग लॉन्ग इस्तेमाल किया है क्योंकि इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा था, मेरा हुआ था और उससे आंसर गलत आया था। तो बस यहाँ पर से मैंने उसको कन्वर्ट किया है नम्स इंटू 10, राइट, प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैपिंग में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको मैंने स्टोर किया है, और फिर मैप में इस की के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इस नम्स ऑफ आई को स्टोर कर दिया है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं स्टोर किए हुए मैप के सभी वैल्यू पे की पे जाऊंगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक की के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू है उसको मैं पुश कर लूंगा अपने वेक्टर में, पुश बैक कर लूंगा। और यहाँ पर से एक चीज मेरा श्योर है कि मैप ये ऑर्डर मैप है, तो सबसे छोटे वैल्यू सबसे पहले आएंगे और सबसे बड़े वैल्यू सबसे बाद में आएंगे। तो ये सॉर्टेड ही ऑर्डर में देगा, और क्योंकि मैंने वेक्टर स्टोर किया है तो मेरा ये जो सेम वैल्यूज हैं उसका जो ऑर्डर आने का है वो भी मेंटेन रहेगा। तो सभी चीजों को हमने अच्छे से हैंडल किया। तो ओवरऑल ये अच्छा इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन था। अगर आपसे बन गया तो मैं मतलब अच्छी बात है, और नहीं बना है तो आप एक बार हमारा हैशिंग प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। सो आज का तीसरा सवाल, यहाँ पर क्या है कि आपको एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको 0 से n-1 तक के वर्टेक्स होंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है उसमें, आपको बताना है कि हर एक नोड का एंसेस्टर कौन कौन है। ठीक है, तो बेसिकली एक नोड दूसरे नोड का एंसेस्टर होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो 0 नोड 7 नोड का एंसेस्टर है, राइट। तो ट्री वाला ही बेसिकली कहानी है कि अगर आप 7 पे 0 से होते हुए किसी भी रास्ते से आप 7 पे पहुंच सकते हो तो 0 उसका एंसेस्टर है। ठीक है, और इसी तरीके से 6 का भी आप 6 पे पहुंच सकते हो थ्रू 0, तो 6 का एंसेस्टर 0 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है, राइट। इसका तो सभी एंसेस्टर है। तो बेसिकली वही बताना है आपको कि एक नोड के कितने सारे एंसेस्टर है, और अगर बहुत सारे एंसेस्टर है तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कराना। और इसके हेल्प के लिए आपको एक एज लिस्ट दिया हुआ है जिसमें बेसिकली एक डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ से वो वर्टेक्स कहाँ से वो एज शुरू हो रहा है और किस तरफ वो डायरेक्टेड है, तो वो फ्रॉम से टू इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एजेस लिस्ट आपको बना के, तो यहाँ पर बात करते हैं इस एग्जाम्पल पे। अगर आपको वर्बली नहीं समझ में आएगा तो इस एग्जाम्पल को रन करते हुए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 का कोई भी एंसेस्टर नहीं, क्योंकि 0 के ऊपर कोई भी एज आके नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर आप एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करोगे। आप अगेन यहाँ पर 1 पे आ जाओ, 1 का भी कोई एंसेस्टर नहीं है तो यहाँ पर भी आपको एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 2 पे आ जाओ, 2 का भी कोई एंसेस्टर नहीं है तो यहाँ पर भी आपको एम्प्टी वेक्टर स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप 3 पे आओ तो 3 के दो दो एंसेस्टर है, एक आप 0 के थ्रू पहुंच सकते हो 3 पे, और एक आप 1 के थ्रू पहुंच सकते हो, तो ये दोनों एंसेस्टर हुए। क्योंकि इसके दो दो एंसेस्टर हैं तो यहाँ पर जो छोटा एंसेस्टर है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको उस असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है। ठीक है, तो बेसिकली 0 और 1 दोनों स्टोर होंगे। 4 के कौन कौन एंसेस्टर है, 4 के एंसेस्टर है 0 और 2। 5 के कौन कौन एंसेस्टर है 0, 3, 1, राइट, 0, 3, 1। पर आपको स्टोर करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, और फिर अगेन आप 6 पे कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हो, बेसिकली 0 से 3 पे गए, 3 से 6 पे गए, और 1 से भी आप 3 पे जाके 6 पे जा सकते हो, 2 से 4 पे जा सकते हो, और 4 से 6 पे जा सकते हो, तो 2 और 4 भी हुए। तो बेसिकली 1 से लेके 4 तक सभी इसके एंसेस्टर हो गए। तो बेसिकली यही इंफॉर्मेशन को करना है आपको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसका क्या अप्रोच लगाया कि मैंने इस सबसे पहले इसको एक एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट किया इस ग्राफ को, और मैंने क्या किया कि हर एक एज पे मैं जाता रहा, और उस एज से मैं किस किस सॉरी हर एक वर्टेक्स पे मैं जाता रहा, और उस वर्टेक्स से मैं किस किस वर्टेक्स पे जा सकता हूँ उन सभी के एंसेस्टर में मैंने उसको स्टोर कर दिया। मैंने दो वेक्टर बनाया। एक वेक्टर में मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाया और दूसरे में मैंने क्या बनाया,
एंसेस्टर स्टोर किया, ठीक है। और हर एक वर्टेक्स पे मैं इटरेट करूंगा और उस वर्टेक्स से मैं जिस जिस वर्टेक्स पे जा सकता हूँ उस वर्टेक्स के एंसेस्टर में मैं इस वर्टेक्स को पुश करते चलूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार आपको बताता हूँ कि एक मैंने एंसेस्टर वाला वेक्टर बना लिया 0 1 2 3 4 5 और इसको मैंने एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लिया क्योंकि इस फॉर्म में आपको इटरेट करने में बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इस फॉर्म में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर हमने ग्राफ वाला जितना भी प्लेलिस्ट का क्वेश्चन किया है तो उसको हमने एडजेसेंसी लिस्ट में पहले कन्वर्ट किया फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैं 0 पे इटरेट करूंगा। तो 0 से मैं कहाँ कहाँ पर जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ, डीएफएस करते चलूंगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो 0 से मैं 3 पे जा सकता हूँ, तो 3 का एक एंसेस्टर हो जाएगा 0। फिर 3 से मैं 6 पे जा सकता हूँ, तो इसका एंसेस्टर कौन हो जाएगा, इसका एंसेस्टर हो जाएगा 6 का 6 का एक एंसेस्टर हो जाएगा 0 और एक एंसेस्टर हो जाएगा 3, मतलब 3 का भी एक एंसेस्टर हो जाएगा 0। फिर अगेन आप कहाँ पर जा सकते हो, 3 से आप 5 पे भी जा सकते हो, तो आप 5 पे भी गए और उसके भी एंसेस्टर में, क्योंकि आप 0 इनिशियल नोड आप 0 से शुरू किए हो, तो 0 के थ्रू आप कहीं से भी करके आप 5 पे पहुंच पा रहे हो, तो एक 5 का एंसेस्टर भी 0 हो गया। अगेन आप कहाँ पर जा सकते हो, 0 से और 7 पे भी आप जा सकते हो, तो 7 का भी एक एंसेस्टर हो गया 0, ठीक है। अब अगेन आप आगे बढ़ोगे, 1 पे जाओगे, तो 1 से आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, 1 से आप जा सकते हो 3 पे, तो अगेन 3 का एक और एंसेस्टर ऐड हो जाएगा। अब अगेन आप 3 से कहाँ कहाँ पर जा सकते हो, 3 से आप जा सकते हो 5 पे और 6 पे, तो अगेन 5 और 6 के भी एंसेस्टर में एक 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर जा सकते हो आप, 7 पे जा सकते हो, तो उसका भी एक एंसेस्टर 1 ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप करते जाओगे, एडजेसेंसी लिस्ट बना लोगे और हर एक वर्टेक्स पे आप इटरेट करना चालू करोगे, ठीक है, स्टार्टिंग वर्टेक्स पे। और वहां पर आप क्या करोगे, आप उसका डेप्थ निकालोगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च करोगे, और उससे क्या होगा कि आप जिस जिस वर्टेक्स पे आप विजिट कर रहे हो थ्रू दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वर्टेक्स, आप ये बोल सकते हो कि ये वर्टेक्स जो है आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स, वो उन सभी वर्टेक्स का एंसेस्टर है, क्योंकि आप इस वर्टेक्स से स्टार्ट करके उन सभी चाइल्ड वर्टेक्स पे आप पहुंच पा रहे हो। तो बस इतना छोटा सा था, और इस पे मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बताना चाहता क्योंकि ग्राफ में हमने बहुत अच्छे से बात किया और ये सब मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगता है, टाइम टेकिंग लगता है। बस यही है छोटा सा। अब एक बार जल्दी से कोड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया है, राइट। और यहाँ पर ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं, 0 से n-1 तक आपके पास वर्टिसेस है, तो दोनों का एन साइज का मैंने डिक्लेयर किया है। जीएफजी वाले में n+1 करना पड़ता था, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे प्लेलिस्ट को तो यहाँ पर से शायद दिक्कत हो। यहाँ पर क्या किया मैंने, फ्रॉम से लेके जितने भी वर्टेक्स होंगे उससे कनेक्टेड मैं उसको पुश बैक करते चलूंगा उसमें। और उसके बाद ये मैंने लूप चला लिया है, राइट। एक विजिटेड एरे मैंने बना लिया है जिसमें स्टोर करूंगा मैं कि इस वर्टेक्स से स्टार्ट होते हुए, इस आई वर्टेक्स से स्टार्ट होते हुए मैं किस किस वर्टेक्स पे जा पा रहा हूँ। और क्योंकि मैं 0 से लेकर n-1 तक ही जा रहा हूँ, तो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही स्टोर होगा ऑलरेडी। उसके बाद फिर मैं डीएफएस कर लूंगा और हर एक वर्टेक्स पे मैं जाके उसको इटरेट करके पूरा सॉल्व करते जाऊंगा और पहुंचते जाऊंगा उसके सभी चाइल्ड पे, राइट, सभी चाइल्ड पे मैं पहुंचते जाऊंगा। और अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है देन उसको अगेन विजिट करें, कोई मतलब नहीं। और अगर वो अनविजिटेड है तो अगेन हम उस पर डीएफएस लगा देंगे और अगेन सबको हम जो जो अनविजिटेड है उसको मार्क करते चलेंगे विजिटेड, और जो जो ऑलरेडी विजिटेड है उसको कोई दिक्कत नहीं, कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस डीएफएस फंक्शन कॉल, इस स्टार्टिंग वर्टेक्स आई से आप किस किस वर्टेक्स पे पहुंच सकते हो उन सब का वैल्यू इस विजिटेड वाले एरे में ट्रू हो चुका होगा, ठीक है। फिर अगेन आपको क्या करना है, आपको इस विजिटेड एरे में विजिट करना है, मतलब पूरा का पूरा इटरेट करना है। और कोई भी अगर इसका मार्क ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्टेक्स है जिस पे से आपने इटरेशन चालू किया था आई, वो उस वर्टेक्स का एक एंसेस्टर है। बस एक ये वाला केस मिस कर देना क्योंकि 0 में 0 भी मार्क्ड हो गया हुआ, तो 0 का एंसेस्टर 0 खुद नहीं, ठीक है। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर वाले ट्री के सवाल में होता है बस, और कभी भी एक वर्टेक्स खुद का एंसेस्टर नहीं होता, ठीक है। तो अगर वो मार्क ट्रू है तो यहाँ पर आप अपने आंसर वेक्टर में आप इसको पुश बैक कर लो और आफ्टर ऑल द इटरेशन ऑल द डीएफएस कॉल्स यू कैन रिटर्न दिस आंसर।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप आ सकते हैं, सोशल मीडिया पेजेस पे जुड़ सकते हैं। और अगर दिक्कत हो रहा है तो मतलब एक बार ग्राफ का प्लेलिस्ट देख लो, शुरुआत के ही कुछ प्लेलिस्ट आप शुरुआत के ही 4-5 वीडियो देखते देखते आप मतलब ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बनेगा। बहुत ही टफ सवाल नहीं है। इसमें क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दिया होगा, आपको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है एक पैलिंड्रोम में। जी हाँ, उसको पैलिंड्रोम में आपको कन्वर्ट करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कोई भी दो कैरेक्टर को, एडजेसेंट कैरेक्टर को आप आपस में स्वैप कर सकते हो। बस आपका मोटिव ये है कि जो भी स्वैप्स करो आप, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ पैलिंड्रोम, दैट नंबर ऑफ स्वैप्स शुड बी मिनिमम। और ये हमेशा ही पॉसिबल है कि जो भी गिवन स्ट्रिंग है, इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू अ पैलिंड्रोम। ठीक है। तो एक पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है जिसका फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के इक्वल। अगर वो ऑड है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी फर्स्ट हाफ इक्वल टू सेकंड हाफ है, और जो भी ऑड एलिमेंट है उसको तो बीच में डाल दो। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार बात करते हैं। यहाँ पर अगेन आप आओ, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। तो मैं बोलता हूँ कि मैं इस ए को इक्वल कर दूंगा इस बी के। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं पॉइंटर फिक्स रखता हूँ, और यहाँ पर से मैं सर्च करता हूँ कि मुझे बी नेक्स्ट कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मुझे मिल गया बी। तो अब मैं इस बी को क्या करूंगा, इस ए के पास स्वैप करके लेके जाऊंगा। यहाँ पर एक स्वैप किया मैं, क्योंकि एडजेसेंट एडजेसेंट स्वैप करना है ना, तो पहला स्वैप मैं इधर इसके साथ करूंगा। ठीक है। अब दूसरा स्वैप मैं इसके साथ करूंगा, तो ये मेरा इस ए के जगह पे आ गया ये बी। ठीक है। तो अब ये भी और ये भी आपस में इक्वल हो गया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा पैलिंड्रोम चेक करने में, ये दोनों कैरेक्टर आपस में इक्वल हो गए। अब ये दोनों कैरेक्टर को मुझे इक्वल करना है, ये दोनों कैरेक्टर ऑलरेडी इक्वल है मेरे। ठीक है, ऑलरेडी इक्वल है मेरे। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, लेफ्ट को आगे बढ़ा देना, राइट को पीछे कर देना है। तो जैसे ही आप देखोगे कि लेफ्ट वाला आपका सुपरसीड कर जा रहा है राइट वाले को, राइट, वहां पर आपको रुक जाना है। वहां पर आपको रुक जाना है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा स्ट्रिंग को मतलब पैलिंड्रोम के लिए चेक कर लिया, फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के लिए चेक कर लिया, और दोनों को आपने इक्वल कर दिया। बिल्कुल यही चीज हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट हाफ को नहीं, सेकंड हाफ को नहीं, फर्स्ट हाफ को एडजस्ट करो। क्या मैं बोल रहा हूँ एक बार मैं बताता हूँ करके। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मैं ए को यहीं पर रखूंगा, और यहाँ पर मैं बी के जगह पे ए को लाऊंगा। तो यहाँ पर इसके लिए क्या तरीका हो सकता है, मैं यहाँ पर ए को लेके आऊँ। ठीक है। तो मैं सर्च करता हूँ दूसरा ए मुझे कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए है। ठीक है, यहाँ पर ए है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर ये इधर निकल के आएगा, ये ए बी, ए बी। अब मुझे इस ए को अगेन यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा, ए बी, बी ए। तो इसमें मुझे कितने ऑपरेशन लगे, मुझे 2 स्वैप करना पड़ा। ठीक है। और अगेन आप देख सकते हो कि ये भी एक पैलिंड्रोम है, ए बी बी ए भी पैलिंड्रोम है, बी ए भी पैलिंड्रोम है, जो पहले केस में आया था। तो इन दोनों ही केस में आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन जो निकल के आ रहा है वो इक्वल निकल के आ रहा है। या तो आप फर्स्ट हाफ को सेकंड हाफ के इक्वल कर दो, या तो आप सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ के इक्वल कर दो। ठीक है। तो एक बार अगेन हम दूसरे एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एल ई टी ई एल टी। ठीक है। इसको देखते हैं। यहाँ पर आपके 6 कैरेक्टर हैं, फर्स्ट हाफ आपके सेकंड हाफ के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं फर्स्ट हाफ को, फर्स्ट हाफ को एज इट इज छोड़ते हैं, और सेकंड हाफ को फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। देखते हैं क्या इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एल है, कायदे के हिसाब से यहाँ पर भी एल होना चाहिए, यहाँ पर एल नहीं है, तो हम सर्च करेंगे एल को, और स्वैप कर करके यहाँ पर एल लाएंगे। तो यहाँ पर एल है, इसको स्वैप करके अपन इधर लाएंगे, एक मूव लगेगा, और इसके लिए आपका एरे क्या हो जाएगा, एल टी ई ई टी एल, और इधर है एल ई टी। ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई होना चाहिए, पर यहाँ पर ई नहीं है। तो हम ई ढूंढेंगे और उसको पकड़ के यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ई मिल गया, तो इसको हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एल ई टी, और ये हो गया टी ई एल। और अगेन फिर आप, क्योंकि ये ई और ये ई आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो अगेन आप आगे बढ़ा दो पॉइंटर को, लेफ्ट वाले को आगे, राइट वाले को पीछे। यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो लेफ्ट वाले को अगेन आगे बढ़ा दो, राइट वाले को अगेन पीछे कर दो। ये हो गया क्या आपका, लेफ्ट आगे बढ़ गया, राइट पीछे आ गया। तो इस केस में क्या हो गया कि आपका जो केस है, मतलब
आपने फर्स्ट हाफ को सेकेंड हाफ के इक्वल मिला लिया। अब दूसरे केस से एक बार करके देखते हैं क्या होता है। दूसरे केस से करके देखते हैं। यहाँ पर हो गया LET, ये है ELT। अब इसको मैं फिक्स रहने देता हूँ, इसको मैं उसके हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर T है, यहाँ पर L है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कायदे के हिसाब से T चाहिए था, तो मैं एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर E है, नहीं नहीं मुझे इसके साथ स्वैप नहीं करना, मुझे इसके साथ स्वैप करना है। तो इसको मुझे कोने में लेके जाना है, L के पास लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा सबसे पहले E के साथ। ये हो जाए कुछ इस तरीके से TEL, और अगेन मुझे कोने में ले जाना है, तो इधर एक बार मुझे और स्वैप करना पड़ेगा। ये हो जाएगा TLE, ये हो गया ELT, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और फिर अगेन लेफ्ट को आप आगे कर दोगे, राइट को पीछे कर दोगे। इक्वल, लेफ्ट को आगे राइट को पीछे, इक्वल, लेफ्ट को आगे राइट को पीछे, सुपरसीड, ब्रेकआउट। आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपस में इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट क्या रखना चाह रहा हूँ कि या तो आप फर्स्ट हाफ को फिक्स कर लो, सेकंड हाफ को इसके इक्वल करो, या तो आप सेकंड हाफ को फिक्स कर लो, फर्स्ट हाफ को इसके इक्वल करो। बस यही आपको करना है, ठीक है। बस इतना छोटा सा पॉइंट है। अगर आप एक ये भी पॉइंट बोल सकते हो कि मैं ई को इधर कर दूंगा और दूसरे ई को इधर मैं कर दूंगा, ये आप मतलब थोड़ा करके देखना, ये हमेशा ही एक्सपेंसिव होगा। आप एक को फिक्स रहने दो और दूसरे को उसके कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट करो, ठीक है। इट विल बी द मिनिमम, और वो आपस में रिबैलेंस होके आएगा, क्योंकि आपको हमेशा दिया हुआ है कि ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। आप आफ्टर सर्टेन मैनिपुलेशन, सर्टेन स्वैप्स, आप इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर कन्वर्ट कर सकते हो तो इसी तरीके से आपका ये जो है मिनिमम आने वाला है नंबर ऑफ स्वैप्स। या तो आप फर्स्ट हाफ को फिक्स कर लो, या तो आप सेकंड हाफ को फिक्स कर लो, ठीक है। तो बस यही सिंपल सा चीज़ है, इसी को मैंने कोड में लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोड देख के और अच्छे से समझ में आएगा इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से मैंने किया है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमारे ग्रीडी वाले प्लेलिस्ट और मतलब स्ट्रिंग वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बेसिकली ये तो मतलब थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन और थोड़ा सा लॉजिक टाइप का कोड है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये राइट, तो यहाँ पर मैंने एक लेफ्ट ले लिया और राइट ले लिया। बेसिकली जब पैलिंड्रोम चेक करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों को इक्वल चेक करते हैं, और अगर आपस में सेम हो गए पीछे बढ़ाएंगे, और अगर आपस में सेम नहीं हुए तो फर्स्ट हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग या तो सेकंड हाफ को करना है, सेकंड हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग या तो फर्स्ट हाफ को करना है। मैंने फर्स्ट हाफ को एज इट इज फिक्स कर दिया, सेकंड हाफ को मैं चेंज करूंगा, ठीक है। तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, बेसिकली यही केस है कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से आगे नहीं बढ़ गया हूँ। और फिर मैं चेक करूंगा कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो फिर तो मुझे कुछ करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। और अगर जो ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं फर्स्ट को एज इट इज रख रहा हूँ, सेकंड वाले को सर्च कर रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट कब मिलेगा। मैं उसको पीछे लेके आते जा रहा हूँ, पीछे लेके आते जा रहा हूँ। जैसे ही मुझे फर्स्ट मिला, ब्रेकआउट, ब्रेकअप वहां से, मतलब ये वाला वाइल लूप आपका एम्प्टी मतलब रुक गया। अब इफ एल इज वेदर इक्वल टू आर, अब ये केस कब होगा, ये केस अभी हमने जो भी दोनों एग्जांपल डिस्कस किए उसमें ये केस निकल के नहीं आ रहा था। जैसे ये आप मान लो ए बी है आपका, सॉरी ए बी बी है आपका। यहाँ पर आपका देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। यहाँ पर कायदे के हिसाब से आपको क्या चाहिए था, ए चाहिए था, पर यहाँ पर है बी। तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो बोल दिया भाई मेरा फर्स्ट हाफ इक्वल होना चाहिए सेकंड हाफ के, मतलब फर्स्ट हाफ एज इट इज रहेगा, सेकंड हाफ को भाई जितना एडजस्ट होना है बोलो तुम, ठीक है। तो ये पार्टीशन हो गया, और ये बोलेगा कि ठीक है मैं ए ढूंढ के लाता हूँ, यहाँ पर तुमको एडजस्ट करता हूँ। फिर ये पीछे आएगा, यहाँ पर है बी, ठीक है। ये भी अगेन ए के इक्वल नहीं है, फिर ये अगेन पीछे आएगा। ये अगेन इसको मिल गया, ये राइट वाले को मिल गया कि ये भी ए है, ठीक है। पर ये भैया ये जो इसने ए को पकड़ा है, ये तो एक्चुअल में वही वाला ए है ना जिसके इक्वल इसको करना था सेकेंड हाफ में। तो यहाँ पर से आपको क्या करना है, स्वैप, इसको इसके आगे वाले से स्वैप कर देना, बी ए बी, आंसर प्लस प्लस, और यहां से आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है। और आपको लेफ्ट और राइट को आगे पीछे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपने मिडिल एलिमेंट को एडजस्ट किया है, राइट। अगर आपको इस तरीके का एलिमेंट दूसरा कहीं पर नहीं मिला इस एरे में पहले,
तो इसका मतलब कि आपने मिडिल एलिमेंट को यहाँ पर एडजस्ट किया है, राइट। अब जैसे कि कोई भी दूसरा केस ले लो, अगर मान लो यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल ले लो, ए बी बी, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको एक ए के अलावा दूसरा ए भी तो मिल रहा है ना पहले उससे। अगर आपको ये वाला ए के पहले दूसरा ए नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मिडिल एलिमेंट है, ठीक है। तो उसको आपको मिडिल में भेजना है, राइट। और उसको भेजने के लिए आप क्या करोगे, उसको आप यहाँ पर स्वैप कर दोगे एक आगे, और फिर फर्स्ट हाफ में ये दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा बी ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लेफ्ट और राइट आगे पीछे कुछ नहीं किया है, लेफ्ट अभी भी यहीं पर है, राइट अभी भी यहीं पर है, ठीक है। अब अगेन लूप चालू होगा आपका, यहाँ पर लेफ्ट अभी भी यहाँ पर है, राइट अभी भी यहाँ पर है, तो ठीक है। यहाँ पर चेक करेंगे, ये तो आपस में एक दूसरे इक्वल हो गए, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा, ये भी कुछ केस नहीं होगा, और ये भी कुछ केस नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में दोनों इक्वल हो चुके हैं। और राइट आर भी मैंने यहाँ पर जो राइट पॉइंटर है उसके इक्वल इनिशियलाइज किया था, तो ये भी इक्वल ही है, तो ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। यहाँ पर से क्या हो गया, लेफ्ट वाले को एक आगे कर देना, राइट वाले को एक पीछे कर देना है, ये यहाँ से इधर गया, ये एक यहाँ से इधर गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आपका जो लेफ्ट है इट इज इक्वल टू राइट, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट कर जाना है, और आपने जो भी पॉसिबल स्वैप्स हो सकता था आपने कर दिया, इसको आपने पैलिंड्रोम बना दिया, बस दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। दूसरा केस जो हो सकता था, जो कि हमने बात किया ए बी वाले केस में, और एक और जो एग्जांपल था, उन सभी केस में क्या होगा, उन सभी केस में ये वाला हिट नहीं होगा, ये वाला जो दूसरा एल्स है वो हिट होगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे को हमें ए मिल गया, जैसे कि यहाँ पर हम ए करना था और यहाँ पर आपको ए मिल गया उससे पहले, तो इसका मतलब क्या है कि वो मिडिल एलिमेंट नहीं है, तो इसको आपको स्वैप कर करके उधर उस कोने में ले जाना है। तो जब तक आप देखो आपको स्वैप कितने करने पड़ेंगे कि ये उस कोने में चल जाए, ठीक है। तो बस आप उतने स्वैप कर दो, उतना आपको आंसर बढ़ाना पड़ेगा, और उस जैसे ही आपने एक स्वैप कर दिया वैसे ही आप आर प्लस प्लस कर दो, जब तक आर इज लेस देन आपका आर टी, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट को बढ़ा देना है, राइट को पीछे कर देना है, बस यही छोटा सा चीज़ है, यही छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी इसमें कुछ डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस से जुड़ सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।